हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये अनोखा समझौता हुआ है, इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। जो हमारी सोच थी, जो हमारे देश की सोच थी, क्या हम उससे आगे निकल गए हैं या फिर हम किसी जाल में फंस गए हैं। अभी हमें जो प्रॉब्लम हो रही थी गैस की, डीजल की, पेट्रोल की, जो हमारे पास कम पहुंच रहा था, क्या अब इस समझौते से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी या फिर हमें इसका और ज़्यादा बोझ उठाना होगा। तो खाड़ी देशों में घट रहे इस अनोखे घटनाक्रम पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होती नहीं है, क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ वह बहुत ही सिंपल तरीके का और डायरेक्ट समझाने वाला ही करता हूँ। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी और ईरान को बताया था कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो हम तुम्हारी सभ्यता ही खत्म कर देंगे, तुम्हें पाषाण युग में पहुंचा देंगे। बहुत सारी धमकियां दी थी। अमेरिका क्या वाकई में ऐसा कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अमेरिका के पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं कि वह उनका इस्तेमाल करके ये सब कर सकता था। अमेरिका कहाँ पे फंसा हुआ है ये भी आपको पता है। बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखते हैं। आपको भी पता है कि जो अरब कंट्रियाँ हैं, ईरान वहाँ पे हमले कर रहा था, अमेरिका इस वजह से कुछ खास कर नहीं पा रहा था। लेकिन इस समझौते के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह निकल कर सामने आई है, जो आप लोगों को समझाई जा रही है, वह यह है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इसलिए वह और आगे युद्ध नहीं चाहता है। क्या यही अंतिम सत्य है? क्या यही असली वजह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसके पीछे बहुत ही बड़ी साजिश छुपी हुई है। आज नहीं तो कल यह बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे आप वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना। सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, सबसे बड़ा मक्कार पाकिस्तान इस समझौते के पीछे है। आज तक का इतिहास है कि ये जिस समझौते में शामिल हुआ है, इसने जिसकी भी मदद की है, सबसे पहले इसने अपना फ़ायदा, अपने पीछे अपने आका अमेरिका का फ़ायदा देखा है। इसके अलावा अपने ही सगे संबंधियों के पीठ में छुरा इसने घोंपा ही घोंपा है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ये समझौता करा कर ईरान को गुमराह कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका को चाहिए एक समय क्या चाहिए? हरमुज़ की खाड़ी में जो जलमार्ग है हरमुज़ का, उसके पीछे जो फारस की खाड़ी है, वहाँ पे लगभग 1,500 जो शिप हैं, समुद्री जहाज़ है, वो फंसे हुए हैं और वह वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इस समझौते में वह सारे जहाज़ निकल जाएंगे, बदले में उन्हें कुछ टोल टैक्स देना होगा। अब पाकिस्तान को बीच में शामिल करके अमेरिका ने ये रास्ता तो खुलवा दिया, सीज फायर हो गया, जहाज़ निकल जाएंगे। जहाज़ निकलने के बाद ना तो इजराइल वार के लिए मानेगा, ना ही अमेरिका मानेगा। ना मानने की वजह यह है कि ये लोग इतना खर्चा कर चुके हैं और पूरी दुनिया में इनके प्रति जो एंटी रिपोर्टिंग हो रही है, इनकी थू-थू हो रही है, इस वजह से भी यह लोग अब शांत नहीं बैठेंगे। यह केवल जो अपने हाथ फंसा चुके थे, पिंजड़े में इनके हाथ फंस चुके थे, वो उसको किसी तरह से बाहर खींच रहे हैं। जैसे ही वो जहाज़ वहाँ से निकल जाएंगे, यह समझौता टूट जाएगा। नहीं, आप ही सोचिए, जो हरमुज़ का रास्ता पिछले ना जाने कितने दशकों से, सदियों से बिना किसी टोल के चल रहा है, अब क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर वहाँ पर किसी को टैक्स वसूलने देंगे? कभी नहीं ऐसा करने देंगे, क्योंकि इससे ना तो उनका कोई फ़ायदा है, ना ही डायरेक्टली इजराइल का कोई फ़ायदा है, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस उधर से नहीं होता है। इनका बिजनेस तो वैसे भी इनके आसपास से ही पूरा हो जाता है और अमेरिका ने तो वैसे ही बहुत सारी तेल कंपनियों पे और खाड़ी के कई देशों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही तेल पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन इसका भारत पे क्या असर पड़ रहा है? कुछ नहीं दोस्तों। हम ईरान के साथ खड़े हैं, क्या मतलब हमारे खड़े होने का? कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं ईरान के साथ खड़े होने का। ये सब फालतू और बेकार की बातें हैं। ईरान हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो पाकिस्तान क्यों बीच में घुसा होता? कोई मतलब ही नहीं था पाकिस्तान के बीच में घुसने का। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो पाकिस्तान बीच में घुसा, उसने समझौता कराया और समझौता भी ऐसा कराया कि पता है कि सबसे ज़्यादा वहाँ से भारत ही बिजनेस करता है, सबसे ज़्यादा ऑयल वहाँ से भारत ही खरीदता है। जब भारत सबसे ज़्यादा ऑयल वहाँ से खरीद रहा है, तो आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा टोल भी किसे चुकाना पड़ेगा? भारत को ही चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों यही है कि क्या पूरी दुनिया की बेइज्जती अमेरिका झेल पाएगा? क्या इजराइल इसे अपनी बेइज्जती नहीं मानेगा? क्या वाकई में आपको लगता है कि इन लोगों ने घुटने टेक दिए ईरान के सामने? ऐसा कुछ नहीं है। ईरान के लिए इन दोनों देशों को एक अलग तरह से तैयारी करने का वक्त चाहिए था, जो शायद अब इन्हें मिल गया और ईरान इनके जाल में फंस गया है। हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे जश्न मना रहे हैं, वही किराएदार लोग, जैसे कि बिल्कुल से इनके आका को किसी ने आज़ाद कर दिया हो या आका ने इनके पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया हो। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यह एक सबसे बड़ा छलावा है, सबसे बड़ी जालसाजी है और ये सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल है। गद्दारों का गद्दार, महागद्दार, महाबेईमान पाकिस्तान जिस जगह पे शामिल है, वहाँ पे कोई समझौता सटीक तरीके से हो जाएगा, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो भारत को क्या मिला? हमारा मेन मुद्दा तो यही था ना कि भारत को क्या मिला। मान लीजिए ये हो गया सीज फायर, अमेरिका अलग हो गया, इजराइल ने भी हमले बंद कर दिए, सब कुछ बढ़िया हो गया, तो मिला क्या?
पाकिस्तान को भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके भी ऑयल के टैंकर वहीं से आते हैं। हाँ, लेकिन इनका आपस में इस्लामिक संगठन है, आपस में इनकी बनती है, और इसलिए ये बिना टोल के भी निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग आपस में धर्म को मानते हैं, ना कि भारत से इन्हें कोई लेना देना है। ये भारत के से ईरान के अच्छे रिश्ते जो बताते हैं, हमारे जो पटना वाले शिक्षा माफिया सर हैं, जो बता रहे हैं बार बार अपनी वीडियो में कि ईरान हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान के ही नजदीक था, रहा है और आगे ही रहेगा। अब हमारे ऊपर क्या होगा, जो वहां से हमारी शिप आएंगी, समुद्र के जहाज आएंगे, ऑयल टैंकर आएंगे, उन पे अब हमें भारी टोल टैक्स देना होगा। वो भी कितना, लगभग $2 बिलियन, बहुत ज्यादा होता है। और इस वजह से यहाँ पे डीजल, पेट्रोल, गैस, हर चीज की महंगाई हो जाएगी। ये सारी चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, और ये कब तक रहेंगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक ये सीज फायर आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है कि इस समझौते के पीछे जो टाइमिंग है वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, बहुत जल्दी ये समझौता फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी वैचारिक सिद्धांत काम कर ही नहीं रहा। वहां पे जो सैकड़ों, करोड़ों, मिलियंस डॉलर के जहाज फंसे हुए हैं, सिर्फ उन्हें निकालने के लिए ये सीज फायर किसी ना किसी तरीके से तैयार किया गया है, और इसमें ईरान को राजी किया गया है। उसे भी टाइम थोड़ा मिलेगा, थोड़ा टाइम इन्हें मिलेगा। हालांकि ईरान को तो ये 100 साल का भी टाइम दे दें तब भी वो ज्यादा तैयारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तैयारियां उसकी बहुत सारी जो करने वाली फैक्ट्रियां थी वही बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी अब आगे क्या होने वाला है, तो आगे होने वाला ये है कि जैसे ही फारस की खाड़ी में फंसे हुए शिप बाहर निकलेंगे, ये दोबारा से अमेरिका और इजराइल इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, और ये लगातार इनके उन ठिकानों पर हमला करेंगे जहां पे मिसाइलें सेफ हैं, या परमाणु प्लांट हैं, या फिर इनके सैनिक अड्डे हैं। कुल मिलाकर धीरे धीरे मारते 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 ये लोग बड़ा युद्ध नहीं लड़ते। आपने कभी भी देखा हो, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये लोग कभी बड़ा युद्ध नहीं लड़ते। रूस को ही देख लो, एक छोटे से, अगर मैं बात करूं कि एक चींटी के आकार के बराबर देश यूक्रेन से सालों से लड़ाई चला जा रहा है, वो ऐसा युद्ध करते हैं ये लोग कि ये थक के अपने आप ही लोग हट जाते हैं रास्ते में से। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को हरा दिया, रूस को हरा दिया। हरा उसने भी किसी को नहीं दिया, ये लोग वहां भी बस धीमा ही लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वहां के जितनी जगह पे इनको जो चाहिए था वहां पे ये बने रहे, वहां से अपनी राजनीति करते रहे, वहां का सिस्टम समझते रहे। जब तक उन्होंने वहां को उपयोगी समझा तब तक वहां पे ये बने रहे। उसके बाद वो हट गए। अब ये करेंगे क्या, बंजर पत्थर चूना मिट्टी में वो क्या करेंगे वहां पे, क्या लोगों का पेट भरेंगे अपने पैसों से। एक दिन तो अंग्रेज भी हमारे यहाँ से भाग गए थे, तो किस लिए भाग गए थे, इसलिए नहीं भाग गए थे कि यहाँ पे बहुत बड़े ऐसे क्रांतिकारी और हमारे ऐसे बापू आ गए थे कि उन्होंने डंडा लेके सबको निकाल दिया था। ऐसा कुछ नहीं हो गया था। क्रांतिकारी सैकड़ों साल तक लड़ते रहे थे, और जिस समय देश आजाद हुआ उस समय तो क्रांति बची ही कहाँ थी, खत्म ही हो गई थी। यहाँ कुछ बचा नहीं था अंग्रेजों के लिए, ये देश अंग्रेजों के लिए बोझ बन गया था। वह लोग यहाँ की जनता का पेट पालने में पैसा खर्च करने लगे थे, यहाँ पे कुछ नहीं रह गया था। इस वजह से वो लोग गए थे, क्योंकि वह किसी भी देश में तब तक रुकते थे जब तक उस देश से लूटने के लिए कुछ बचा हो। जब कुछ ना बचा हो तो उसे छोड़ देते हैं। तो यही हाल इस समय अमेरिका कर रहा है। उसने भी जिन देशों पे हमला करके कब्जा किया हुआ है, उनके संसाधनों पे, नाम की वहाँ की सरकार रहती है, उद्योग अमेरिका करता है और कारोबार उसकी कंपनियां करती हैं, लेकिन तब तक करती हैं जब तक वहाँ कुछ है। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो उसको वो लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही एक लंबा चलने वाला थकावट भरा युद्ध लड़ते हैं, उनका कुछ नहीं जाता है। और उसका खर्च कहाँ से निकालते हैं, उसका खर्च उसी देश से निकालते हैं। मान के चलिए ईरान पे हमला किया, वहां के तेल संसाधन पे कब्जा कर लिया, फिर वहां पे वो 50 साल लड़ते रहे, उसी तेल की कमाई में से 30% उन्हीं के ऊपर लड़ाई में खर्चा करते रहेंगे। उनका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। तो एक बार फिर से पाकिस्तान जो वाहवाही लूटने में लगा है कि मैंने समझौता कराया, इसने कुछ नहीं कराया, ये ईरान के पीठ पे ही छुरा घोंप रहा है। और आज की टाइम में अगर वो छुरा घोंप रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा ही कर रहा है। वाकई में मैं तो पहले अमेरिका के साथ था, अब पाकिस्तान के साथ हूं अगर वह गद्दारी कर रहा है तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ईरान किसी भी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो। अब फिर फायदा क्या हुआ इसके खड़ा होने ना खड़ा होने से। पहले तो हमारे जहाज फ्री में आते थे, कोई टैक्स नहीं लगता था, सरकार का पैसा बचता था। अब युद्ध के बाद अमेरिका से तो टैक्स वसूल नहीं रहा है, इजराइल से तो वसूल नहीं रहा है, हम ही सबसे ज्यादा वहां से तेल लाते हैं, हमसे ही वो टोल टैक्स वसूलेगा। पाकिस्तान को तो वो अंदर ही अंदर छूट दे देगा, क्योंकि वो आपसी में मजहब वाले हैं। मजहब वालों की एकता तो आपको पता ही है, क्योंकि इनके बहुत पुराने जो आदम हैं वो समझा गए हैं कि जो आपकी किताब में लिखा है उसके अलावा आप इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन जाओ, लेकिन रहना आपको उसी पाषाण काल में ही है। इस काल का कुछ भी नहीं सीखना है। तो आप देखते ही हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर इनके क्या करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो
जो भी ये मजहब वाले हैं, या इनका एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, और वह इकोसिस्टम ये समझाता है कि एक ना एक दिन हमें मिलके इंडिया और अरब को एक ही कर देना है। पहले खंड खंड किए हैं, अब उस खंड को भी तोड़ना है। तो मकसद हमारे यहाँ के किराएदारों का सिर्फ इतना ही है, और वो है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सब मिटाओ और किसी ना किसी तरह से वैसा ही बना दो जैसा ईरान है। इसीलिए तो ये ईरान का सपोर्ट करते हैं। इसीलिए तो चारों तरफ मीडिया में प्रोपोगंडा चलाया जाता है कि ईरान ने मार दिया, ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। ईरान ने कहीं कुछ नहीं कर दिया, और कहीं टिक नहीं पाए ये लोग इजराइल और अमेरिका के आगे। लेकिन इस सीज फायर के पीछे की सिर्फ वजह यही है कि जो भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए जहाज हैं उन्हें किसी न किसी तरह से बाहर निकालना है। हालांकि पहले इजराइल और अमेरिका ने ये नहीं सोचा था कि इतने दिनों तक इस रास्ते के वो खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें उनके अंदर छिपे हुए जो मिसाइलों के भंडार हैं उसका इन्हें सही अंदाजा नहीं था। इनकी खुफिया एजेंसी वहां का सही डाटा नहीं दे पाई। अब ऐसा होता है, अगर आप भी कोई प्लानिंग करते हैं तो 100% पूरी की पूरी 100% सही नहीं जाती है। उस प्लानिंग में कोई ना कोई फेरबदल करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर रहती है। तो यही शायद इसमें भी हुआ है। लेकिन अब ईरान की दोस्ती कहाँ चली गई? क्या वह भारत के आने वाले जहाजों पर टैक्स नहीं लेगा? वो बिल्कुल लेगा, क्योंकि जिस दिन से हार्मोन्स के रास्ते को बंद किया उसने, उस दिन से ही भारतीय जहाजों से वह वसूल रहा है। टोल भी वसूल रहा है, और उसके अलावा सुरक्षा खुद भारत की नेवी ही अपने टैंकरों की करती है। जो आसपास दूसरे आतंकवादी संगठन है वो भी वहां पे लूट मार न करे, उसकी सुरक्षा भी खुद हमें ही करनी है, और टोल हमें ईरान को देना है। तो पहले भी मैंने कहा था कि ईरान का युद्ध रुकना नहीं चाहिए, इसे जारी रहना चाहिए। और ईरान जब तक खत्म ही ना हो जाए, इसकी कोई औकात ही ना रह जाए, खड़े होने के काबिल ही ना रह जाए, तब तक ये युद्ध चलना चाहिए। और जहां तक मेरी समझ है कि ये आगे युद्ध चलेगा, ये अभी बंद होने वाला नहीं है। लेकिन अब युद्ध अगर रुका है या नहीं रुका है, उससे भी हमें, हमारे देश को कोई फायदा या नुकसान नहीं है। अगर मान लीजिए वहां अमेरिका कब्जा करता है तो वो टोल टैक्स वसूलेगा। ईरान का कब्जा है तो उसको टोल टैक्स वसूलना है। इन दोनों का कब्जा नहीं था तब वहां से फ्री आ रहा था। लेकिन अगर ईरान हमारा दोस्त है और उसने कब्जा किया हुआ है तो वो क्यों टोल टैक्स वसूल रहा है? भाई नुकसान तो तुम्हारा अमेरिका ने किया है ना, मारा तो तुम्हें अमेरिका और इजराइल ने है। तो तुम्हारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उनसे वसूल करो टोल टैक्स। ये तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि वहां से जो जहाज निकलेंगे उनसे टोल वसूलेंगे? तो हमारे ही निकलने हैं। अमेरिका तो पहले ही कह चुका है कि मेरा तो यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, मुझे तो यहाँ का तेल थोड़ी चाहिए, और ना उसको जरूरत है वहां के तेल की। उसके पास तो पहले से ही न जाने कितने तेल वाले टट्टू पड़े हुए हैं। चाइना का सीधे सीधे कब्जा है ईरान के ऊपर। पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट तो वहाँ चाइना का ही चलता है। चाइना के सामने तो ईरान की औकात ही नहीं है कि टोल वसूल ले, कि क्या कर ले क्या ना कर ले, कुछ ही नहीं करेगा। वो तो अब उसकी जो बर्बाद हुई कंपनियां हैं, जो वहाँ पे हमले हुए हैं, जो रिफाइनरी बर्बाद हुई हैं, उन रिफाइनरियों को भी अब चाइना ही चलाएगा, और वही चला रहा था, पहले भी चाइना ही चला रहा था। अब वो और धड़ल्ले से चलाएगा। तेल भी महंगा बेचेगा, भारत तेल महंगा खरीदेगा भी, कच्चा तेल, और ऊपर से उन्हीं जहाजों को आने वाले रास्ते से ईरान को टैक्स भी देगा। बीच में पाकिस्तान तो कुत्ते की मौत मर गया कसम से। अगर ये इसने गद्दारी की तो वैसे भी पूरी दुनिया में थू थू होनी है। हालांकि उसको थू थू का कोई असर भी नहीं है, क्योंकि उसकी तो होती चली आई है, उसको कोई इस बात से फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी बात, अगर ये समझौता चलता रहा यूं ही तो पाकिस्तान को भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। उससे भी दिक्कत कुछ नहीं है, उसको कर्जा वही ईरान दे देगा, टैक्स चुकाने के लिए अमेरिका दे देगा। उसका तो पूरा घर कर्जे पे ही चलता है। और तभी वह अपने परमाणु शक्तियों का कभी भी ज्यादा उचित प्रयोग कभी किसी के सामने कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के परमाणु हथियार फंसे हुए हैं, वह उनका उपयोग कर ही नहीं सकता। वहीं अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वो, उसकी सिचुएशन पाकिस्तान से बहुत अलग है, और वह कभी भी युद्ध में उसका प्रयोग कर सकता था, क्योंकि उसकी गुलाम सरकार नहीं है पाकिस्तान की तरह। वो इस्लामिक कट्टर मुल्क है और किसी की सुनता नहीं है। और वहां पे एक इकोसिस्टम ऐसा काम कर रहा है जो वहां के लोगों को, वहां के पूरे समाज को फंसा के रखा है। कैसे फंसा के रखा है? मौत का डर। वहां पे नामी गिरामी खिलाड़ियों को तुरंत सरकार के खिलाफ बोलने में फांसी पे टांग दिया जाता है। वो कितनी बड़ी हस्ती है, उसको 2 मिनट में फांसी पे टांग दिया जाता है। आप सरकार के खिलाफ कैसे बोले? बिल्कुल चाइना वाला सिस्टम है, आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, आप आजाद नहीं हो। और वही चीज हमारे यहाँ के किराएदारों को पसंद है। जो हमारे यहाँ के कट्टरवादी किराएदार हैं उनको यही चीज पसंद है कि जो ईरान में हो रहा है वही यहाँ भी हो। हमारा धर्म हो, हमारे काले कपड़े हो, हमारा काला कानून हो, सब कुछ वही हो। बाकी जो देश की आबादी है 70%, उसका क्या होगा क्या नहीं, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो चाहते हैं कि जहाँ कल खत्म होने वाले हों वहां आज हो जाए। वैसे भी भारत में जो इतने टुकड़े हुए हैं उनके पीछे यही लोग तो थे।
यही किराएदार तो वहाँ बसे हैं। अफगानिस्तान में इस समय कौन है? पहले ईरान और इराक भी अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। वहाँ पे इस समय कौन है? यही लोग हैं, और आगे भी इनका यही मकसद है, ये तो मकसद वाले हैं। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य था, मेन फोकस था वार जोन से, ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध से, वहाँ पे भारत को युद्ध शुरू होते ही जो पहला नुकसान हुआ था वो यही हुआ था कि उनके जहाज आने रुक गए थे। जो आ भी रहे थे वो बहुत महंगा पैसा खर्च करके आ रहे थे। युद्ध सीज फायर रुकने के बाद भी वही सिचुएशन है, जहाज तो आएंगे लेकिन बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद आएंगे। इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा और ऐसे तथ्यों के साथ अपलोड करूंगा जो आप तक पहले कभी किसी से नहीं सुना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आग उगलती हुई वीडियो में। तब तक आप हमारे अगर नए दर्शक हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।